मैं इस वक्त नाज़रीन मौजूद हूँ गवादर पोर्ट पे, और गवादर पोर्ट पे जो दो आइकॉनिक इमेजेस आप इन ट्रेन्स के देख रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन्स के, इसको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसके आगे तस्वीर भी खिंचवाई थी। और कई अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि ये गेम चेंजर है। इससे पहले जब हम आए तो इन दो ट्रेन्स के अलावा यहाँ पे मजीद कोई डेवलपमेंट नहीं थी और ट्रेड बाकायदा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 3 मजीद वाइट कलर की ट्रेन्स लगा दी गई। अब यहाँ पे गवादर की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, वो इस हवाले से क्या है। इसको कहा जाता है गेटवे टू द 21st सेंचुरी ट्रेड, और ट्रेड रूट्स को जो डोमिनेट करना है, चाइना का 90% जो ट्रेड है वो इन्हीं सी रूट्स के जरिए होता है। तो गवादर से क्या फ़ायदा होगा, गवादर पे आज कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना ट्रेड हो रहा है, इस हवाले से बात करते हैं सीपैक अथॉरिटी के चेयरपर्सन जनरल आसिम सलीम बाजवा से। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमें गवादर पोर्ट पर ज्वाइन करने के लिए। पहले भी यहाँ आते रहे, ट्रेड एक्टिविटीज़ यहाँ शुरू हो गई हैं बाकायदा तौर पर? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं पोर्ट में ये हसल बसल जारी है। तो पोर्ट कंप्लीट भी हो गई है, इसके साथ फ्री जोन की फेज़ 1 भी कंप्लीट हो गई है। बाकी आप देख रहे हैं 4 बर्थ्स यहाँ तैयार हैं, तो अभी शिप आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी चल रही है। ये मुख्तलिफ ममालिक के शिप्स आ रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान और चीन का यहाँ पे तिजारत हो रही है, और उसी हवाले से या दीगर ममालिक जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है चीज़ें, वो शिप्स भी आ रही हैं यहाँ पे? जी, वो बेसिकली जो शिपिंग लाइंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भी इसमें ऐड, ये कॉस्को से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर एलपीजी के शिप आने शुरू हो गए। सो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाए। तो कितने ममालिक हैं जो कि गवादर पोर्ट से अब फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं, और इसकी ट्रेड पोटेंशियल क्या है? देखें, इसका ट्रेड पोटेंशियल तो ह्यूज है, बिकॉज इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हमें पता है। ये बिल्कुल अरेबियन सी में ये बड़ी ही एक अच्छी जगह पे लोकेटेड ये एक पोर्ट है। और जितनी हमारी कराची की पोर्ट्स अभी कंजेस्टेड हो गई हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक वहाँ हो गया है, सो ये हमारी एक तीसरी पोर्ट है। और जितनी भी रीजन में पोर्ट्स हैं ये उनसे ये डीपर पोर्ट है, इसलिए यहाँ बड़े शिप आ सकते हैं और चैनल में काफ़ी अंदर तक आ सकते हैं। इस पोर्ट का तो बहुत पोटेंशियल है, और इसीलिए जितना आप अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं बन रहा है, ये इसी वजह से आप देख रहे हैं स्पीड से बन रहा है। दिल साहब, इस गवादर पोर्ट से चाइना को ट्रेड के हवाले से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि चीन का 90% जो तिजारत है चीन की वो समुद्रों के ज़रिए। गवादर पोर्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा चाइना को, और क्या साउथ चाइना सी से डाइवर्ट होगा या यहाँ का ट्रैफिक जो है वो डिफरेंट होगा? चाइना को भी इससे कोई फ़ायदा है? जी, अगर सिर्फ हम डिस्टेंस और टाइम को अगर कैलकुलेट करें तो हमने इसका एक मैट्रिक्स बनाया था। सो शंघाई से लेके काशगर तक जो टाइम है, और काशगर से लेके फिर गवादर तक जो टाइम है, इसमें जितनी रीजनल पोर्ट्स हैं दूसरी, उन सब में दिनों के हिसाब से टाइम की बचत है। और इसी तरह जो कॉस्ट है पर कंटेनर, वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के हिसाब से वो उसके अंदर भी बचत है। सो जब भी ये यहाँ से कार्गो ट्रैफिक चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ख़ास तौर पे तमाम वो चीज़ें, क्योंकि चाइना के अंदर भी एक उनका जो अभी इस वक्त प्लान चल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री उनकी रिलोकेट वेस्ट की तरफ भी हो रही है, सो जो कि हमारे बॉर्डर के करीब है। सो वहाँ पर तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो ये उनको करीब तरीन यही पोर्ट पड़ेगी, और फिर चाइना के साथ ही बाकी का जो रीजन है, सो वहाँ से भी ये पोर्ट बहुत करीब है। जनरल साहब, आपने कहा कि स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है अरेबियन सी, तो इसमें स्ट्रेटेजिक फ़ायदा क्या और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या हैं इस हवाले से? ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप हो रहा है, इंडिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इंडिया के कोई कंसर्न्स हैं इस हवाले से, या कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें इंडिया भी किसी तरह पार्टनर बन रहा है इसका? देखें, जैसे आपने कहा चाबहार है, ये तो बिल्कुल यहाँ से कोई 72-73 नॉटिकल माइल्स के ऊपर लोकेटेड है, तो हमारे करीब है। सिस्टर पोर्ट है, वो इसकी निस्बत छोटी है, कम गहरी है, और जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे छोटे शिप आ सकते हैं, बड़े शिप इस तरह से नहीं आ सकते। सो मेरा ख्याल है कि पोर्ट्स तो सारी को एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे जितनी भी हैं म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। बट गवादर पोर्ट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेप्थ का, एक इसकी लोकेशन का, ऊपर कनेक्टिविटी का। सो वो एक एडवांटेज ज़रूर है। अभी जो कंसर्न्स आप कह रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में वो सी पैक को अच्छे तरीके से नहीं देखता, जो कि
बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बिकॉज अगर ये सी पैक चलता है, पाकिस्तान की तरक्की होती है, इसके साथ पूरे रीजन की भी तरक्की होती है। सो वो एक पॉलिसी इशू है कि कब कैसे स्टार्ट होगा, बट डेफिनेटली पूरे रीजन को इससे बहुत फ़ायदा पहुँच। अच्छा, जब गवादर पोर्ट यहाँ डेवलप हो तो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको भी कोई फ़ायदा होगा? गवादर पोर्ट पे लोकल्स को भी एम्प्लॉय किया गया है या कि बाहर से आ रहे हैं, उनके पास स्किल सेट है लोकल पॉपुलेशन के पास गवादर पोर्ट पे काम करने का? देखें, पहले मैं स्किल सेट की बात करता हूँ। आपको पता है जो हमारा ह्यूमन एफिशिएंसी इंडेक्स है जो वर्क फोर्स का, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, और ये एक फैक्ट है जिसको हमें ज़रूर तस्लीम करना चाहिए, विच मीन्स कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमें बड़ा भी जोर देना है। सो ये एक प्रॉब्लम हर जगह के ऊपर है, और हमें ये भी देखना चाहिए कि जितनी भी रिलोकेशन होनी है उनको एक स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए होगी, और उसके लिए हमने वो एडवांटेज जो सस्ती लेबर वाला है और बेहतर एफिशिएंसी वाला है वो लेकर आना है। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर के भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हमने भी उसी तरह एक सी पैक के साथ जहाँ भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रही है, एग्रीकल्चर का अगर कोई प्रोजेक्ट है, गवादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, साथ साथ हम ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर ज़रूर हम बीच में डाल रहे हैं। सो गवादर में एक टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहा है, बहुत अच्छा वो इंस्टीट्यूट है, $10 मिलियन लगा के वो बना रहे हैं, कोई 85% के करीब उस पर काम कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको ट्रेन करके, तो उनको जितने भी प्रोजेक्ट, ये फ्री जोन में इंडस्ट्री लगेगी, इन सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है। सो मैं पहले भी हमेशा यहाँ के लोगों को भी यही कहता रहा हूँ कि हम गिला तो करते हैं कि जॉब्स नहीं हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को तैयार करने में उतना ज़ोर नहीं देते। सो मेरा मैसेज अभी भी ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को तैयार करें, उनको इस ह्यूमन स्किल्स लर्निंग में इस स्ट्रीम के अंदर डालें। सो ये तो हो गया स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट, और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का इस पर बड़ा एम्फेसिस है, कामयाब जवान प्रोग्राम है और भी हैं, बट वोकेशनल इंस्टीट्यूट वाला एक पार्ट है जिसमें सी पैक का भी हिस्सा है। दूसरा जो आपने पूछा कि लोकल्स को भी जॉब मिली है, फ़ायदा हुआ या नहीं, सो यहाँ पर इस वक्त पोर्ट के अंदर जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुकी है अभी सिर्फ पोर्ट और फेज़ 1 में कोई 1200 लोग हैं जिनको इधर नौकरियां मिल चुकी हैं, और उसके अलावा कोई 12,000 वो लेबर ऐसी है जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉयड है एज लेबर। सो डेफिनेटली जॉब्स जनरेट हुई हैं, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने का एक प्रॉमिस है। जब बतौर चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी के आप ये बता सकते हैं कि गवादर पोर्ट की कितनी इनकम चाइनीज़ गवर्नमेंट को जानी है, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को, कितने परसेंटेज पाकिस्तान? जी देखें, ये तो जो कंसेशन एग्रीमेंट है जो 2007 में हुआ था सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी के साथ, वही फिर कंसेशन एग्रीमेंट चाइनीज़ को ट्रांसफ़र हुआ। तो जो ये पोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है एज एन इन्वेस्टर वो आए, और इसका एक परसेंटेज था जो उस वक्त डिसाइड हुआ 91% एंड 9%, और इसी में इन्होंने पोर्ट डेवलप करना है, और जब कंसेशन का टाइम पूरा होगा तो ये पोर्ट को हवाले करके ये ख़त्म होगा। और कितना टाइम पीरियड के लिए? ये तो जब शुरू में साइन हुआ था तो 40 इयर्स का ये कंसेशन एग्रीमेंट था, और ये 2007 में हुआ था। सो ये 2047 तक ये कंसेशन एग्रीमेंट चलेगा, और आप देख रहे हैं अभी भी ये कुछ साल तो लगेंगे इसको फुल पोटेंशियल पे डेवलप होते हुए, और उसके बाद और इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है चाइनीज़ गवादर, ख़ास तौर पे गवादर पोर्ट पे? देखें, ये गवादर पोर्ट में मैं तब से आ रहा हूँ जब यहाँ कुछ भी नहीं था, और मैंने अपने सामने ये सारी चीज़ें बनती हुई देखी। तो 2018 से लेके अभी तक कोई $300 मिलियन है जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे यहाँ पे अभी तक लगा दिया है, और अभी जो फेज़ 2 के अंदर जा रहे हैं इसके अंदर अच्छी खासी एज़ पर देयर ओन फिजिबिलिटी प्लान और जो उन्होंने एग्जीक्यूशन प्लान बनाया है उसमें ये $1 बिलियन से ज़्यादा रकम है जो उन्होंने इसमें डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। बट ये तो गवादर पोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट है। आप ये देखें, इसके अलावा गवादर शहर के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट शी के सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज में, जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत जोर है कि ये जो लोग हैं पोर्ट के अलावा भी उनको भी इसका बेनिफिट ज़रूर जाना चाहिए। सो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रांट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर एक इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, $230 मिलियन ग्रांट का वो एयरपोर्ट बन रहा है।
एक इधर हॉस्पिटल अभी स्टार्ट हुआ है। सो पहली फेज़ में 100 बेड्स का वो हॉस्पिटल जो बन रहा है, 50 बेड्स का ऑलरेडी जीडीए का हॉस्पिटल था यहाँ, सो उसकी अपग्रेडेशन भी है। $100 मिलियन पहली फेज़ में वो उसमें ये लगा रहे हैं। फिर ये आगे इसने एक्सटेंड होना है, ये 300 बेड्स तक जाना है, साथ में उसके एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनना है, साथ में एक मेडिकल कॉलेज बनना है। सो वो एक अच्छी सब्सटेंशियल अमाउंट है जो आएगी। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ लोकल्स के लिए है। फिर यहाँ पर ये पानी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पानी इधर का एक बहुत बड़ा मसला है। सो पहले 3 डैम्स कंप्लीट हुए हैं, अभी उनसे वाटर सप्लाई की लाइनें बिछ रही हैं, पाइपलाइंस बिछ रही हैं। इसके बाद पोर्ट के अंदर कोई 1 मिलियन गैलन्स पर डे का एक प्लांट लगा था, उससे भी ये शहर के साथ पानी शेयर कर रहे हैं। बट अभी ये साइन करने जा रहे हैं एक 1.2 मिलियन गैलन्स पर डे का डिसैलिनेशन प्लांट, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के आने के ऊपर साइनिंग होगी। एनर्जी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं गवादर पोर्ट के ऊपर? गवादर के ऊपर जो मेन एक एनर्जी प्रोजेक्ट है वो 300 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट है जो साइन हो चुका है, जिसके ऊपर भी काम शुरू हो रहा है, हो गया है। और उसके अलावा आपको पता है यहाँ ईरान से बिजली आती है, बट एक प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो इस एरिया को मेन ग्रिड के साथ भी लिंक करेंगे। सो उसके ऊपर काम शुरू है। बसीमा में ग्रिड स्टेशन बनना है और फिर आगे ट्रांसमिशन लाइन ने आना है, फिर वो गवादर के ग्रिड स्टेशन ने बनना है और इधर कनेक्ट होना है। सो इसके ऊपर काम शुरू हो गया। बट ये पूरे साउथ बलूचिस्तान के लिए बिजली, बिकॉज सारे एरिया में बिजली बहुत बड़ा इशू है। सो वो जब ये इस इलाके में बिजली आ जाएगी तो ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी। इसके ऊपर फिर हंगामी बुनियादों पे अभी काम। अच्छा, एनर्जी के हवाले से तेल और गैस, चाइना की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से तेल और गैस आके चीन भी जाने का कोई प्लान है? उस पर भी काम हो रहा है? देखें, अभी फ़िलहाल जो गैस का है वो आपने देखा होगा पीछे इस वक्त भी पार्किंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एलपीजी के बाउजर्स नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए कि यहाँ से जब एलपीजी का इंपोर्ट अलाउ किया गया तो इसी साल सिर्फ 5 एलपीजी के वेसल्स आ चुके हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी गैस का जो प्रोविजन का एक प्लान है, उसके मुताबिक एनर्जी मिनिस्ट्री ने जो डिवाइस किया हुआ है, यहाँ पर एलएनजी इंपोर्ट होगी और वो इस इलाके में भी यूज़ होगी, इस इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ होगी, और यहाँ से फिर वो बाउजर्स पे अप कंट्री वो सारी सप्लाई के लिए भी एक चेन होगी, जिसको इन्होंने वर्चुअल एलएनजी सप्लाई का नाम दिया है। और ओगरा ने अभी एक कंपनी को यहाँ पे लाइसेंस दिया है। तो जिन साहब, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशनल हैं या फैक्ट्रीज वगैरह बनना शुरू हो गई, वो हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ये फ़ेज़ 1 जो है, फ़ेज़ 1 में अभी जो फैक्ट्रियाँ आई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अभी इस्टेब्लिश हो रही हैं, वो स्टेप अप कर रही हैं। बट ये जो फ़ेज़ 1 था ये टोटल 60 एकड़ के ऊपर था। 60 एकड़ में कोई 46 एंटरप्राइजेज आई हैं। उनमें से एक वो चाइना बिजनेस सेंटर है, जिधर अभी हमने देखा कि वो बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव एक बिज़नेस सेंटर है। सो वहाँ पर सारी बिज़नेस एक्टिविटी होती है, विजिट्स आते हैं, डेलीगेशन रहते भी हैं। उसके अंदर 50 बेड एक वो होटल भी है। बट उसके अलावा जो 12 फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से 6 तकरीबन कंप्लीट हो चुकी, 3 ऑपरेशनल हो चुकी। सो वो डेफिनेटली आपके सामने ही हैं। यहाँ आज चूँकि संडे है तो इस वक्त वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे होंगे, छुट्टी होगी, बट डेफिनेटली वो 3 फैक्ट्रीज़ में काम बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो इन सब कहा जाता है कि सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है और गवादर उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो ये गेम चेंजर किस तरह से? देखें, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बिकॉज़ ये हम बिल्कुल ये जार्गन तो यूज़ करते रहते हैं, गेम चेंजर। देखें, सबसे पहले ये है कि जितनी हमारी एनर्जी की शॉर्टफॉल थी वो सी पैक के प्रोजेक्ट्स ने वो पूरी की। सो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसी तरह जो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप था, जो वॉइड था, वो उसमें आप देखें ईस्टर्न रूट के ऊपर एक मुल्तान से सखर मोटरवे का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। सखर से हैदराबाद जो है वो अभी चूँकि एक फ़ैसला हुआ वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है, उसमें भी चीनी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। सो हमारा पूरा ईस्टर्न रूट कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का विजन ये था कि जो वेस्टर्न रूट है वो डिप्राइव्ड एरियाज़ में है, और ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है
माइनिंग का जितना पोटेंशियल है वो सारा फिर मेन मार्केट्स तक नहीं पहुंच सकता। सो इनका फोकस वेस्टर्न रूट पे था। सो वेस्टर्न रूट के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे काम शुरू हो गया। सो गवादर से ऊपर देखें तो खुजदार तक ये सड़कें बन रही हैं, जिनमें सिर्फ वो जो मिसिंग पोर्शन है उसका मैं बता चुका हूँ। आगे फिर इंडस हाईवे के साथ, शहदाद कोट के साथ हम लिंक करते हैं। ऊपर सीधे चले जाएं तो कोयटा की तरफ लिंक करना है, जो अभी पीएसटीपी में वो उसकी अपग्रेडेशन शामिल हो गई। कोयटा से फिर चमन की तरफ जो जाना है, फिर कोयटा से सीधा जोब जाना है, जोब से फिर डीआई खान जाना है। डीआई खान हाकला ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी उसकी प्रोग्रेस जा रही है। वो भी बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर आपको सुनाएंगे। सो ये सारा जो कनेक्टिविटी है ये इसके साथ फिर बहुत एक इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स बताए, एक आम आदमी जब आपको सुन रहा है वो कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये कैसे गेम चेंजर है, एक आम पाकिस्तानी के लिए एक गेम चेंजर कैसे, उसकी ज़िंदगी पे इसके क्या असर आता है? देखें, ये वही अगर गेम चेंजर वाली ही चीज़ को आगे कैरी करें, गवादर पोर्ट आपके सामने है। जिन्होंने इसको पहले देखा और आज इसको देख रहे हैं, अगर बीच में वो नहीं आए तो वो आके आपको सही अंदाज़ा बता सकते हैं। बल्कि अगर आप हम मौका दें नाज़रीन, इन साहब कह रहे हैं कि पहले पोर्ट की क्या हालत थी, पहले डेवलपमेंट गवादर शहर की क्या थी, पोर्ट के क्या हालात थे, इससे पहले भी हम यहाँ पे आए थे, वो क्या मामला थे, किस तरह की डेवलपमेंट उस वक्त थी और आज क्या है, एक नज़र डालते हैं माजी की डेवलपमेंट। जन साहब, हमने लोगों को दिखाया कि माजी में क्या था और अब वो एक कंपैरेटिव पेश किया, लेकिन सवाल वो ये कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदलेगी? देखें, आम आदमी की ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि जब आपने अपने जितने ये कम्युनिकेशन और एनर्जी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वॉइड्स थे अभी वो फिल कर लिए, गवादर पोर्ट बन गई, ये अभी चल भी जाएगी। जो अभी एक्सपेंशन हो रही है वो तमाम उन एरियाज़ में हो रही है जो आम आदमी की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचाएगी। मसलन एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन जारी। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से आपसे बात करना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर वाला प्रोजेक्ट है इसमें बड़ी तेज़ी से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चाइनीज़ के साथ कोऑपरेशन होने जा रहा है। फिर क्रॉप स्पेसिफिक बहुत अच्छा कोऑपरेशन हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने रेड चिलीज़ का एक पायलट प्रोजेक्ट किया।
सो जितनी रेड चिलीज़ उगी उसमें चाइनीज़ कंपनी आई, उन्होंने हमारे लोगों के साथ मिल के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बड़ी अच्छी उसकी आउटपुट हुई। ये थोड़ी सी टेक्निकल क्रॉप है, बड़ी केयर वाली क्रॉप है, और जो प्रोड्यूस थी वो चाइनीज़ ने ख़रीद ली। अभी वो अगली फेज़ में नेक्स्ट क्रॉप में ही वो 100 एकड़ से वो 3000 एकड़ तक जाए, और उनका प्लान है 30,000 एकड़ तक जाए। किदन साहब, ज़राअत के हवाले से क्या कोऑपरेशन चल रही है चीन के साथ, और इससे भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा उम्मीद है, और जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनका क्या होगा? देखें, जो एग्रीकल्चर का कोऑपरेशन है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसकी वजह ये, एक तो हमारी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा ये फूड सिक्योरिटी का इशू है। तीसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया, वो चाहते हैं कि हमारी यील्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो हम अपना पोटेंशियल सही तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सके एग्रीकल्चर का। सो चाइनीज़ के साथ सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है। हमारे 13 रिसर्च सेंटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वो उनमें कोऑपरेशन के लिए विलिंग हैं। और इसी तरह जो हमारा सीड की डेवलपमेंट है, इसमें चाइनीज़ आ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, हम चूँकि फार्मिंग में उनके साथ आ रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी को भी देखते हुए और लोगों की यील्ड को और उनकी इनकम को भी देखते हुए थोड़ा कम्युनिटी फार्मिंग में भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। सो इनमें चाइनीज़ कंपनीज आएंगी जो लोकल्स के साथ मिलके और जॉइंट वेंचर्स के तौर पे वो आगे बढ़ेंगी, और मॉडर्न फार्मिंग होगी, फार्म मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी, और क्रॉप्स ठीक लग जाएंगी, उनके अंदर इनपुट्स ठीक हो जाएंगे, और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस होते हैं उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, जिसमें हम प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेजेस, ये वाली पूरी चेन देख रहे हैं। सो जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको पूरा इसमें इन्वॉल्व करके आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीकल्चर का कोऑपरेशन जो है ये पूरे मुल्क में फैलेगा। आपको पता है हमारी बहुत सारी क्रॉपिंग जोन्स हैं, सो उनको जहन में रखते हुए प्रोविंस स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिनसे मैं पढ़ रहा था कहीं के गवादर से लेके अफ्रीका तक इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी चाइनीज़ प्लान में। पाकिस्तान के हवाले से भी इस पर कोई काम हो रहा है? फाइबर ऑप्टिक केबल कुछ काम शुरू हुआ है? जी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होगा ऑफ सीपैक, बिकॉज जो ये चाइनीज़ कनेक्टिविटी है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है एक नोड उधर जर्मनी में है, और ये सारी ट्रैफिक उस नोड के ऊपर जाती है, और वहाँ से फिर ये सारी तकसीम होती है। सो पहले उनको ये सारा सी केबल से पूरा साउथ चाइना सी के थ्रू ये उनका कनेक्शन था। बट अभी क्या हुआ है कि अभी हमने खुंजराब से लेके पिंडी तक सी पैक के अंडर एक फाइबर ऑप्टिक बिछ गई है, और जो अगली फेज़ है वो पिंडी से गवादर और पिंडी से कराची है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी वो ऑलरेडी इस साल के प्लान में है। सो आई थिंक उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। आगे फिर जितना आईटी में एक्सपेंड, उसमें ये मददगार साबित होगा, क्योंकि हम 5G में जा रहे हैं, हम सेफ सिटीज़ में जा रहे हैं, हम हाईवेज़ को डिजिटली मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, फिर हमारे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं, फिर ये टेक्नोलॉजी पार्क्स बनने हैं। और एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि अभी जो कोऑपरेशन हमारा एक्सपैंड हो रहा है, उसमें अभी आईटी का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इंक्लूड हो रहा है, जिसका मतलब है कि आईटी की फील्ड में इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन होगा। और जो मैं वैसे जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, सो कंपनीज़ हैं जो हार्डवेयर में भी इंटरेस्टेड हैं और सॉफ्टवेयर में भी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। इन सब सीपैक अथॉरिटी का कानून वो भी अब लागू हो चुका है, तो उसमें आपके पास इख्तियारात क्या हैं, और बाकी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट जो हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, वो कोऑर्डिनेशन कानून उसमें कुछ आपको पावर्स देता है? जी, डेफिनेटली सीपैक अथॉरिटी जो है बेसिकली तो ऐसे है कि एक वन विंडो फैसिलिटी है फॉर ऑल द सीपैक प्रोजेक्ट्स। और मैं अभी जो मैंने तजर्बे से सीखा वो ये भी है कि अगर आपको कहीं एक जगह पे सीपैक पर इंफॉर्मेशन चाहिए, या सीपैक का कोई प्रोजेक्ट है उसको पुश करना है, कहाँ स्टम्बलिंग ब्लॉक है, कहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही हैं, आगे क्या लेकर आना है, तो वो एक सेक्रेटेरिएट का काम भी सीपैक अथॉरिटी करती है। सो जो आपने देखा है, अगर वो बिल हमारा देखा है,
तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा रोल है प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग और प्रोसेस करना तमाम चीज़ों को। फिर जेसीसी को कंडक्ट कराना, उसके लिए भी सेक्रेटेरिएट होना जो कि चेयर करेंगे हमारे प्लानिंग मिनिस्टर। सो बहुत ज़्यादा काम का स्कोप है और उसी तरीके से ये एक अथॉरिटी बनी है। शुरू में जो प्रोजेक्ट्स कम थे, अभी आप देखें एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन कितना बढ़ता जा रहा है और काम कितना बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्ट्स कितने फैलते जा रहे हैं। सो उसके लिए ये बड़ी अच्छी वन विंडो फैसिलिटी है। ये हमेशा इधर रहेगी, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और इंशाल्लाह ये आगे डिलीवर करेगा। बतौर पहले चेयरपर्सन सीपैक अथॉरिटी के, क्या आपको इस चीज़ का इदराक है कि आप तारीख रकम कर रहे हैं? इस हवाले से आपकी विज़न क्या है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इसका पहला चेयरमैन लगा और मुझे ये मौका मिला कि जितना ग्राउंड वर्क है, होम वर्क है, वो मैंने सारा मेहनत करके इंश्योर कराया। एक बहुत छोटी सी टीम, कोई 10 से भी कम लोग हैं जो मेरे साथ इसमें शुरू से कर रहे हैं और हमने इसमें अभी तक जितना ड्राफ्टिंग का काम हुआ, सारे सीपैक के पुराने प्रोजेक्ट्स, अगले प्रोजेक्ट्स ये देखते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि जो विजन है वो है जो सीपैक ने शुरू में एनविजन किया था। एक लॉन्ग टर्म प्लान है। प्राइम मिनिस्टर बहुत अक्सर कहते रहते हैं कि अगर चीनियों से कोई सीखने की बड़ी चीज़ है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सो मैं ये देखता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक पहले भी हुई 2030 तक, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसको जितना हम रिव्यू करते रहें, इवेलुएट करते रहें, इम्प्रूव करते रहें। सो हम ये चाहते हैं कि जी अल्टीमेट विजन ऑफ अ प्रॉस्परस पाकिस्तान, खुशहाल और ओरिएंटेड टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी, हमारा सोशल डेवलपमेंट, लोगों की ज़िंदगियाँ और खुशहाली, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अथॉरिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अलॉन्ग विद ऑल द अदर मिनिस्ट्रीज़ जो स्टेक होल्डर्स हैं। और हमारी चूँकि हम लाइन मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, सो एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप है प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ। हम काम करते हैं, प्लानिंग मिनिस्टर तमाम मीटिंग्स को चेयर करते हैं। सो मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है विद द न्यू कमेटीज़ एंड ओवरसाइट और जो एडवाइस, इनपुट, जहाँ कोई चीज़ रुक जाती है उसमें मदद, ये सारा कुछ मिलके तो सीपैक अथॉरिटी का बड़ा एक फ्यूचर है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी होप है। जिन साहब, बहुत से यूएस और वेस्टर्न थिंक टैंक्स, मीडिया, एकेडमिक्स कहते हैं कि सीपैक और बीआरआई चाइना का प्लान है फॉर चाइनीज़ इम्पीरियलिज्म। क्या ये वैलिड क्रिटिसिज्म है? देखें, मैं तो अभी कुछ अरसे से इनके साथ काम कर रहा हूँ और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते रहे हैं। अभी तक जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उसकी वजह ये है, अगर आप देखें तो हमने जो फेज़ 1 में प्रोजेक्ट्स किए, अर्ली हार्वेस्ट में किए, मोस्ट ऑफ दैट वाज इन्वेस्टमेंट। एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट पे हुए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो हमें जिन रेट्स के ऊपर लोन मिले, बट आगे अगर जाएं तो जो फेज़ 2 है वो तो है ही बिज़नेस टू बिज़नेस, और उसमें कंपनियां आएंगी, वो जॉइंट वेंचर्स करेंगी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के अंदर भी वो जाएंगे और लोगों के साथ जॉइंट वेंचर्स करेंगे। अगर इंडस्ट्री इधर रीलोकेट करेगी तो वो लोगों को के साथ मिल के काम करेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। बट अभी रिसेंटली एक कार्नेगी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने खुद ही इस चीज़ का जवाब दिया है कि क्या चाइनीज़ इधर आए हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। तो हर लेवल के ऊपर जो भी चीज़ होती रही वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स के ऊपर पहले भी होती रही और अभी भी कोई ऐसा किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, और वो बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट को अडेप्ट करते रहे। जहाँ हमने उन्हें कहा कि जी हमें इस तरह से चीज़ चाहिए और इस मोड में हम आपके साथ काम करेंगे, वो बिल्कुल विलिंगनेस होती है उसमें। जिन साहब, अगर बल्कि आप प्रैक्टिशनर भी रहे हैं, टॉप डिसीजन मेकिंग अभी भी कर रहे हैं, इससे पहले भी, अगर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को देखा जाए और अब चाइना के साथ ताल्लुकात, तो इसमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस है या उसी तरह से क्या एक बिग पावर्स जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ वही मामला हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत स्पेशल हैं और उनकी बड़ी लंबी एक तारीख़ है। और जब चाइना बना, हमने जितनी जल्दी उनको हमने रिकॉग्नाइज़ किया और उसके बाद जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, 1950 से हमारा काम शुरू हो गया। सबसे पहले जब हमें कोयले की ज़रूरत आई अपनी रेल के लिए, तो चाइनीज़ ने हमें कोयला प्रोवाइड किया जब हमारी सप्लाई बंद हो गई। 52 के अंदर हमने पहला उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। उसके बाद आप देखें तो जब कराकोरम हाईवे स्टार्ट हुई और वो जितना अरसा वो बनती रही, जितना मुश्किल, वो भी एक दुनिया का अजूबा था। इतने मुश्किल, इतनी हाइट के ऊपर इस इलाके के अंदर जैसे KKH बन गई। बट फिर आप देखें 60s के अंदर देखें, 65 के बाद फिर 72 के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि उन्होंने हमारे यूटिलाइज लोन को उन्होंने ग्रांट में कन्वर्ट किया। कहीं उन्होंने हमारे लोन्स का पीरियड जो है उसको उन्होंने लंबी ड्यूरेशन में किया। बट आगे चलते रहे तो गवादर पोर्ट जब हमने उनको कहा, मैं जो सेक्रेटरी पावर थे जब ये हमारे प्रोजेक्ट्स एनर्जी के स्टार्ट हो रहे थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत थी तो चाइनीज़ ने बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ये हामी भरी थी जब हमने उन्हें कहा कि हमें एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो उस वक्त आए। अभी देखें, अब CPEC में जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं, चाइनीज़ की ख्वाहिश और उनका इंटरेस्ट और आगे जो हम बढ़ रहे हैं, तो बड़ा एक ख़ास रिलेशनशिप है। मेरा ख़्याल है इसको किसी भी मुल्क के साथ कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा। हम दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और हम इतने अच्छे प्यारे दोस्त हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारी दोस्ती के बारे में कही जाती हैं। उनका जो ट्रू टेस्ट है वो उस दोस्ती को इकोनॉमिक कोऑपरेशन में चेंज कर रहा है। सो अगर आप देखें तो हमारा म्यूचुअल ट्रेड ग्रो कर रहा है और हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रो कर रहा है। चाइनीज़ इधर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने के लिए मिल रही हैं। हम अपनी जो खुशहाली है, अपने मुल्क की जो डेवलपमेंट है, उसको इसके साथ जब जोड़ के देखते हैं तो ये बड़ा एक स्पेशल रिलेशनशिप है। BRI के बारे में कहा जाता है कि खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ ममालिक में, और अमेरिका ने जो मार्शल प्लान दिया था यूके डेवलपमेंट के लिए World War II के बाद, वो तकरीबन उससे ये 7 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान को कितना शेयर मिल रहा है इसका? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 40 साल हमारे रीजन में वॉर ऑन टेरर होती रही और अगर किसी ने अफ़गानिस्तान के बाद सफ़र किया तो वो सबसे ज़्यादा हमने सफ़र किया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हमारी आप देखें उनकी हालत कितनी ख़राब हुई, हमारे बाकी सारे सेक्टर्स इतने निगलेक्ट हुए, हमारा GDP उसकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ, इतनी हमारी जानों का नुकसान हुआ, इतनी हमने ह्यूमन लॉस, हमने इतना ज़्यादा सफ़र किया। सो अभी जेन्युइनली जब इलाके में अमन की बातें हो रही हैं, हम बहुत लड़ाई इस इलाके में देख चुके हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जी वी आर पार्टनर्स इन पीस। हमें जेन्युइनली हमें भी तरक्की की ज़रूरत है, हम भूखे हैं तरक्की के लिए। सो CPEC एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो वो तरक्की लेकर आ रहा है। सो इसलिए मेरा ख्याल है इस पे तो बिल्कुल डिबेट ही नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा हमें इस तरक्की की ज़रूरत है। वाकई यूरोप में मार्शल प्लान हुआ, जापान के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज बना, हमारे लिए तो कोई डेवलपमेंट पैकेज नहीं बना। सो हमारी जो वो तरक्की की भूख है उसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त हैं, भाई ममालिक हैं, उनके साथ मिल के हम आगे जो भी डेवलपमेंट पैकेज होगा वो करेंगे। बाकी जो हमारा कितना हिस्सा होगा, BRI बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रेसिडेंट शी ने इनिशियली ही कह दिया था कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए, इवेलुएट करते हुए सारे प्लान्स बन रहे हैं। और शुरू में जो बातें हुई थी, जो एग्रीमेंट साइन हुए थे $46 बिलियन के, एक्चुअली एक बात जो मैं कागज़ों में बहुत जगहों पे देख रहा हूँ, $53 बिलियन का भी पोर्टफोलियो है। सो अगर हम देखा जाए तो $28 बिलियन, जो अभी $13 बिलियन के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कोई $12-13 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं जो भी इस वक्त ऑन गोइंग है, और आगे जो भी प्रॉमिस हो रहे हैं, जो प्लान हुए हुए हैं, जो भी अनफोल्ड होंगे, और जो अभी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एग्रीकल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, IT में, इसके साथ इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो हमने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। येस, वी नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इंशाल्लाह आएगी। बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।